हे मालिक, प्रिय साधक, होलिस्टिक लाइफ विद डॉक्टर सत्या में आप सभी का हार्दिक स्वागत। आज का होलिस्टिक सेशन हमने डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स यानी एसिडिटी, गैस, कॉन्स्टिपेशन, इंडाइजेशन, आईबीएस और इससे रिलेटेड बहुत सारी जो डाइजेशन की प्रॉब्लम्स हैं उनके लिए रखा है। डाइजेस्टिव प्रॉब्लम यानी कि हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, हमारी बॉडी डिफरेंट प्रकार के सिस्टम से बनी है। जैसे अगर हम अपनी बॉडी के पार्ट्स देखें तो माउथ, नोज, ईयर्स, आईज, हेयर्स, हेड, ब्रेन, ये एक्सटर्नल, हैंड्स, फीट, ये एक्सटर्नल पार्ट हमें दिखाई देते हैं। अगर हम इंटरनल पार्ट्स की बात करें, लीवर, किडनी, पेनक्रियाज, स्प्लीन, हार्ट, लंग्स, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, नर्व्स, ये जो बहुत सारे ऑर्गन्स हैं, तो दो तरह के ऑर्गन्स हमारे बॉडी में होते हैं। एक वो ऑर्गन्स जो एक्सटर्नली हमें दिखाई देते हैं जिनको बॉडी पार्ट्स बोलते हैं, और एक वो ऑर्गन्स जो हमारे अंदर होते हैं यानी कि शरीर के वो हिस्से जो अंदर हड्डियों के माध्यम से, मसल्स के माध्यम से ढके हुए होते हैं। जब ये ऑर्गन्स आपस में मिलते हैं तो एक सिस्टम बना लेते हैं। जैसे अगर हम देखें, हम आज जब डाइजेस्टिव सिस्टम की बात कर रहे हैं, डाइजेशन की बात कर रहे हैं, तो हम डाइजेस्टिव सिस्टम को समझेंगे। तो हमारा जो डाइजेशन स्टार्ट होता है वो हमारी नोस्ट्रिल्स यानी कि स्मेल से, और दूसरा हमारे माउथ जिसके अंदर टेस्ट बड्स होते हैं, टेस्ट से, हमारे दांतों से, स्लाइवरी ग्लैंड्स, जीभ, और फिर हमारे गले के अंदर से जो ये फूड पाइप होती है, इससे होता हुआ सीधा भोजन हमारे पेट, लेफ्ट साइड में जो हमारा स्टमक है जिसको हम पेट भी बोलते हैं, उसके अंदर जाता है। फिर स्टमक से छोटी आंत, फिर उसके बाद बड़ी आंत, और बड़ी आंत से जो वेस्ट मटेरियल है वो पूरा बाहर निकल जाता है। तो इस पूरे सिस्टम को हम डाइजेस्टिव सिस्टम बोलते हैं, यानी कि पाचन तंत्र बोलते हैं, यानी कि जिसमें खाना छोटे छोटे टुकड़ों में, जिसको खाने को बारीक किया जाता है, और खाना जब बारीक हो जाता है, जैसे कि मान लो हमारे शरीर को, हमारी हड्डियों को कैल्शियम चाहिए, ब्लड को आयरन चाहिए, हमारी नर्व्स को सोडियम चाहिए, पोटासियम चाहिए, हमारी बॉडी को मैग्नीशियम चाहिए या एनर्जी चाहिए, वो जितने भी चीजें हैं वो हमारे भोजन से मिलती हैं। और वो जो हमारा भोजन है, ऐसा नहीं होता कि आपने एक रोटी खाई और वो सीधी जाके हड्डी बन गई या खून बन गया, ऐसे नहीं होता है। उसको पूरे एक सिस्टम से गुजरना होता है, पूरे सिस्टम से गुजरना होता है, और वो सिस्टम जो शुरू होता है वो माउथ से शुरू होता है। तो सबसे पहले अगर आप देखें, आप कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट, विटामिन्स, मिनरल्स, वाटर, ये आप अंदर लेते हैं अपने माउथ से, और नाक से आप एयर अंदर जाती है और जिसके अंदर ऑक्सीजन होती है। ये सीधा सा मैकेनिज्म समझें सबसे पहले। तो जब हमारे माउथ में जो भोजन जाता है, कोई भी भोजन हम कुछ भी लेते हैं, चाहे हम फ्रूट ले, चाहे हम रोटी खाएं, चावल खाएं, वेज खाएं, नॉन वेज खाएं, या नमकीन खाएं, मीठा खाएं, कोई भी भोजन हम जो माउथ जो पहला ऑर्गन है जिससे कि हमारा भोजन का डाइजेशन
यानी कि भोजन के अंदर से वो न्यूट्रिएंट्स को निकालने का जो काम है, न्यूट्रिएंट्स को निकालने का जो काम है, वो सबसे पहले माउथ में स्टार्ट होता है। अब माउथ में हर एक पार्ट का, जैसे दांत हैं, अब दांत का काम क्या होता है, जैसे जो हमारे फ्रंट के दांत हैं वो ऐसे कट करने के काम आते हैं। फिर हमारे जो यहाँ के जो कैनाइन्स है वो फाड़ने के काम आते हैं। फिर हमारे मोलर्स और प्री मोलर्स वो हमारे जो जाड़ जिसको बोलते हैं वो ग्राइंडिंग का काम करते हैं। जैसे आपने हाथ से जो चक्की चलती है उसको देखा होगा, कैसे एक पार्ट नीचे होता है एक ऊपर, और ऐसे ऐसे करके हम ग्राइंडिंग करते हैं। ऐसे ही हमारे जो पीछे के जो बड़े जो दांत हैं जिनको जाड़ भी बोलते हैं वो क्या करते हैं, ग्राइंडिंग करते हैं। और फिर इसके बाद जीभ क्या करती है, उसको मिक्सिंग का काम करती है, इधर से उधर उधर से इधर लेकर जाती है। दूसरा जीभ क्या काम करती है, टेस्ट का काम करती है कि हमारे अंदर कोई ऐसा भोजन ना चला जाए जो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाए। वो काम किसका है, हमारी टंग का है, जीभ का है। फिर इसके बाद हमारे माउथ में 3 पेयर्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स, यानी कि वो ग्रंथियां, वो गुच्छे होते हैं जिनसे लार बनती है या थूक बनता है हमारे माउथ के अंदर। तो वो जो लार होती है उनके अंदर, लार के अंदर एक एंजाइम होता है जिसको टाइलिन या अमाइलेज एंजाइम बोलते हैं। और उसका काम होता है कि जो कार्बोहाइड्रेट्स, यानी कि अनाज, गेहूं, चावल, जो मक्का, ये जो अनाज हैं इनको डाइजेस्ट करने का काम, इनको पचाने का काम करता है वो। तो माउथ में जैसे आपने रोटी ली, उसको चबाई, आप कुछ और सब्जी वगैरह कुछ मत लेना, आप सिर्फ एक रोटी का टुकड़ा लेना और उसको अच्छे से बैठ के चबाना। और जब आप इसको चबाएंगे, चबाते चबाते आप देखेंगे थोड़ी देर में मिठास आना शुरू हो जाएगा। जितना चबाते जाएंगे उतना मिठास आएगा। तो वो जो मिठास है वो क्या है, ग्लूकोज। यानी कि वो जो आपके भोजन में जो कार्बोहाइड्रेट का जो पार्ट है, कार्बोहाइड्रेट का पार्ट है, वो डाइजेस्ट होकर पचकर क्या बन गया, ग्लूकोज में कन्वर्ट हो गया है। और वो ग्लूकोज क्या है, वो है मीठा, उससे मिलती है हमें एनर्जी। तो जैसे ही हमें, जैसे एक चीनी की चम्मच हम अगर जीभ पर डालें तो तुरंत हमें जो है एकदम ब्लड के अंदर वो घुल जाती है। उसी तरीके से जो ये ग्लूकोज है में कन्वर्ट होता है, ये हमारे कुछ तो हमारे माउथ से ही ब्लड में जाना शुरू हो जाता है। उसके बाद ये जो माउथ में एक होता है पल्प बनाने का काम, यानी कि ताकि जो एंजाइम्स हैं वो उसको खाने को अच्छे से डाइजेस्ट कर सकें, ये उसका काम होता है। फिर क्या होगा, ये जो भोजन है आपने लिया, अब प्रोटीन अगर आपने लिया तो वो माउथ में सिर्फ पल्प बनेगा और डाइजेशन नहीं होगा, सिर्फ कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन माउथ में होता है। फिर इसके बाद ये जो है जिसमें फैट भी है, कार्बोहाइड्रेट भी है, प्रोटीन भी है, विटामिन भी है, मिनरल्स भी हैं, ये जो सारा जो पल्प है ये सीधा कहां जाता है, यहां से होते हुए फूड कैनाल से, फूड पाइप से होते हुए हमारे स्टमक में जाता है, पेट में जाता है। तो पहली बात तो आपको समझने की जरूरत यह है कि हमारे भोजन का डाइजेशन यानी कि पाचन वो माउथ में स्टार्ट होता है, माउथ में। और वो जो माउथ में स्टार्ट होकर कुछ पार्ट यानी कि कार्बोहाइड्रेट का कुछ पार्ट उसमें डाइजेस्ट हो गया, बाकी कोई डाइजेस्ट नहीं हुआ, लेकिन पल्प बन गया। अब वो पल्प अंदर नहीं बन सकता क्योंकि अंदर दांत नहीं है, अंदर जीभ नहीं है, अंदर स्लाइवा नहीं है वो वाली जो माउथ में है, तो अंदर ये पल्प इतना नहीं बनेगा। यहां पर अच्छे से पल्प बन के वो पूरा नीचे अंदर जाता है। अंदर जाने के बाद स्टमक, अब स्टमक के अंदर क्या होगा, स्टमक के अंदर जो स्टमक की जो दीवारें हैं वो क्या होती हैं, वो दीवारें आपस में ग्राइंडिंग का काम करती हैं।
वो भी और पल्प बनाने का काम करती हैं। और जो इंटरनल दीवारें हैं वो एक एसिड सिक्रीट करती हैं जिसको बोलते हैं HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl। वो जो HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड सिक्रीट होता है, उस एसिड से सबसे पहला जो काम करता है वो एसिड है कि जो पल्प माउथ से स्टमक में आया था उसमें जो एंजाइम था अमाइलेज, उस अमाइलेज को खत्म करने का, उसको नष्ट करने का, उसको मारने का काम कौन करता है? वो एसिड करता है। यानी कि उसको वो खत्म कर देगा। तो खत्म करते ही क्या होगा? उससे जो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन जो हो रहा था वो बंद हो जाएगा। ये पहला काम होता है। अब स्टमक के अंदर कार्बोहाइड्रेट का कोई डाइजेशन नहीं होगा। अब क्या होगा? वहां पर डाइजेशन होगा प्रोटीन का। देखो, ये आपको समझना बहुत जरूरी है अगर आप डाइजेस्टिव प्रॉब्लम ठीक करना चाहते हैं। तो यहां पर होगा प्रोटीन का डाइजेशन। अब प्रोटीन का, अब अच्छा, आप रोटी खाते हैं, अनाज गेहूं खाते हैं, तो गेहूं में कार्बोहाइड्रेट भी होता है, प्रोटीन भी होता है, फैट भी होता है। तो जो प्रोटीन का पार्ट है, चाहे आप पनीर खाते हैं, दालें खाते हैं, या कोई और प्रोटीन खाते हैं, या आपके गेहूं में, चावल में, जौ में, बाजरा में, उसमें जो प्रोटीन का पार्ट है उसका डाइजेशन कहां होगा? स्टमक में। और वो कैसे होगा? पहला काम तो उसने उस एंजाइम को बंद करके कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन को रोक दिया। अब क्या होगा? उस स्टमक की इंटरनल जो वॉल्स हैं, जो दीवारें हैं, वो एसिड सीक्रेट कर रही है। उस एसिड से एक नया एंजाइम सीक्रेट जो होता है, वो भी इंटरनल जो वॉल है वही सीक्रेट करती हैं, जिसको बोलते हैं पेप्सिनोजन और रेनिन। तो ये जो है, एक प्रोरेनिन होता है, एक पेप्सिनोजन होता है। इन दोनों एंजाइम को एसिड मिलके एक्टिव फॉर्म रेनिन और पेप्सिन वो बना देता है। तो पेप्सिन क्या करेगा? आपका जो प्रोटीन का पार्ट है, जैसे आपने दालें खाई हैं या आपके गेहूं जो बाजरा से जो आया है, उसमें जो प्रोटीन का पार्ट है उसको डाइजेस्ट करने का काम करेगा। और जो रेनिन है वो ओनली मिल्क जो है, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, उनके डाइजेशन का काम करेगा। तो ये दो चीजें होंगी यहां पर पेट में, ठीक है। और एसिड क्या करेगा? उनकी जो रॉ फॉर्म होती है, पेप्सिनोजन और प्रोरेनिन, उनको कन्वर्ट करेगा एक्टिव फॉर्म में। तो उससे यहां पर ये डाइजेशन होगा। अब क्या हुआ? यहां ना तो फैट का डाइजेशन होता है ना कार्बोहाइड्रेट का। जितना माउथ में कार्बोहाइड्रेट का, यानी कि अनाज का जितना डाइजेशन होना था हो गया। अब बाकी जो बच गया वो यूं का यूं चला गया अंदर, डाइजेशन नहीं हुआ। फिर वहां पर प्रोटीन का जितना डाइजेशन हो सकता था हुआ, उसके बाद वो भी थोड़ा सा बच गया। अब क्या होगा? ये जो पल्प बन गया एक, यहां एक बोलस, तो पेट का काम क्या हुआ? एक तो प्रोटीन को डाइजेस्ट करना, दूध को डाइजेस्ट करना, और दूसरा जो है कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन को बंद करना, और तीसरा काम होता है स्टोरेज, कि जो आपने ये मुंह में खाया है, ऐसा तो है नहीं कि एक बाइट लेंगे अब उसका 72 घंटे तक डाइजेशन चलेगा। नहीं, आपने जो खाया है, आप तो एक बार बैठ के आपने खा लिया, अब अगले 2 से 3 घंटे पेट के अंदर वो डाइजेशन चलता रहेगा। तो कम टाइम लगता है कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन में, सबसे कम टाइम। उससे ज्यादा टाइम लगता है प्रोटीन के डाइजेशन में, 2-3 घंटे लग गए। अब क्या होगा? अच्छा, जैसे यहां पर एक वो बना होता है पेट के बीच में और फूड पाइप के बीच में, एक वाल्व बना होता है, एक दरवाजा, जो कि वन वे होता है। भोजन नीचे तो चला गया, अब उसको वो वापस नहीं आने देगा, ऊपर नहीं आने देगा, ठीक है। तो वो नीचे जो है वो चला गया। अब उसी तरीके से पेट के और छोटी आंत के बीच में भी एक वाल्व बना होता है, एक दरवाजा बना होता है, वो भी वन वे होता है। 2 से 3 घंटे के बाद ये दरवाजा के ऊपर प्रेशर पड़ता है और उसकी वजह से ये खुल जाता है,
और सारा जो भोजन जो पेट में है वो छोटी आंत में चला जाता है। यहां तक समझ में आ गया सबको? छोटी आंत में चला गया। अब छोटी आंत में सबसे पहला काम जो क्या होगा कि वहां पर एक बाइल डक्ट के माध्यम से बाइल जूस जो लीवर में बनता है, बाइल जूस गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है और गॉल ब्लैडर से बाइल डक्ट के माध्यम से, एक नली के माध्यम से वो छोटी आंत में आता है। और छोटी आंत में आकर उसका मेन काम क्या होता है कि जो फैट है, जितना भी फैट है, उस फैट को इमल्सिफाई करता है। यानी कि जैसे आपने देखा होगा जब आप ऑयल के हाथ धोते हैं तो साबुन से जब हाथ धोते, पानी से धोते तो धुलते नहीं है, साबुन से धुलते हैं तो वो क्या होता है, साबुन उसके ऑयल के कणों के साथ मिलकर इमल्सिफाई कर देता है उसको, और वो पूरी तरह से साबुन निकल जाता है उसके साथ अटैच होकर। उसी तरीके से जो बाइल जूस होता है वो फैट के साथ कनेक्ट होता है, अटैच होता है, और फैट के साथ अटैच होकर उसको इस कंडीशन में लेकर आता है, इस कंडीशन में लेकर आता है कि ताकि वो उसके ऊपर एंजाइम काम कर सके। तो फिर क्या है, वो जो एंजाइम जो फैट को डाइजेस्ट करते हैं वो एंजाइम वहां पर काम करते हैं। साथ में वहीं पर छोटी आंत में ही प्रोटीन का डाइजेशन, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन जो ऊपर रह गया था, पूरा नहीं हो पाया था, वहां पर वो होता है। तो यानी कि फैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट सारे डाइजेशन होते हैं। फिर क्या होता है, जब ये डाइजेशन मतलब छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो गया, और जब इनका एंड प्रोडक्ट जो बनता है, जैसे कार्बोहाइड्रेट का एंड प्रोडक्ट क्या बनता है, ग्लूकोज, फैट का एंड प्रोडक्ट क्या बनता है, फैटी एसिड्स, प्रोटीन का एंड प्रोडक्ट क्या बनता है, अमीनो एसिड्स। जब ये सब निकल जाते हैं, दूसरा इनके अंदर जो कैल्शियम होता है वो निकल जाता है, मैग्नीशियम, आयरन, सोडियम, पोटासियम, फास्फोरस या कोई और न्यूट्रिएंट जो होते हैं, आयोडीन वगैरह, वो भी सब बाहर निकल जाते हैं। सब डाइजेशन होकर पार्ट में डिवाइड होकर ब्लड के अंदर आ जाते हैं। वो कैसे, जो छोटी आंत होती है वो अब अब्जॉर्ब करती है, चूसती है, तो वो इतने बारीक हो जाते हैं कि वो आसानी से छोटी आंत के जो उसके अंदर जो सुराख होते हैं उनसे होकर वो सीधा जो है लीवर, किडनी के अंदर पहुंचते हैं, और किडनी से फिल्टर होता है पूरा, और उस वहां से फिल्टर होके लीवर में जाते हैं, और लीवर में जाके स्टोर हो जाते हैं। लीवर थोड़ा थोड़ा ब्लड के अंदर छोड़ता रहता है, और ब्लड से पूरी बॉडी के अंदर वो घूमते रहते हैं, और जिस बॉडी के ऑर्गन को जिस न्यूट्रिएंट की जरूरत होती है वो वहां से ले लेता है। इसीलिए तो हम ब्लड टेस्ट करते हैं। तो ये जो पूरा एक डाइजेशन का सिस्टम है। अब क्या हुआ, छोटी आंत ने सारे न्यूट्रिएंट्स तो चूस लिए, अब बच गए फाइबर, वेस्ट मटेरियल, वो नीचे बड़ी आंत में चला जाएगा। तो बड़ी आंत क्या करेगी, थोड़ा बहुत अगर पानी बच गया तो उसको भी चूस लेगी, और फिर बाकी जो है, जो वेस्ट मटेरियल, ड्राई वेस्ट मटेरियल बच गया, वो सीधा जो है रेक्टम, बड़ी आंत के सबसे नीचे के हिस्से में एक ड्रम की तरह होता है रेक्टम, वहां जाके इकट्ठा हो गया, और फिर हम उसको बाहर निकाल देते हैं। सुबह या शाम या 2 टाइम हम मोशन होती है, प्रेशर पड़ता है, ज्यादा इकट्ठा हो जाता है तब, और हम जाते हैं टॉयलेट। और जो पानी में के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स, कुछ ऐसे केमिकल आ गए जो हमारे लिए हानिकारक हैं या जो एक्सेस में है, वो यूरिन के माध्यम से बाहर निकल जाते हैं। तो ये एक डाइजेशन का, डाइजेस्टिव सिस्टम का एक मैकेनिज्म है। अब क्या होता है कि जब इस सिस्टम में कोई खराबी आती है, और वो खराबी कैसे आती है कि या तो हमने जो भोजन लिया वो सही नहीं था, अडल्ट्रेटेड था, मिलावटी था, या उसके अंदर प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं था, या वो जो है बहुत ज्यादा जैसे ऑयल वगैरह इस तरीके का था, एक्सेस वाला था, जो हमारे को जरूरत इतनी नहीं थी वो एक्सेस में था। तो इस तरह का भोजन हमारे अंदर जा रहा है,
या फिर हमारे ये जो सिस्टम है कोई वो सही ढंग से काम नहीं कर रहे हैं, इसकी वजह से हमारे अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो सबसे पहली जो बेसिक प्रॉब्लम क्रिएट होती है वो होती है एसिडिटी। तो एसिडिटी का मतलब समझिए पहले। एसिडिटी का मतलब एसिड का निकलना। क्या है एसिडिटी? तो एसिडिटी कैसी होती है कि जो मैंने बताया आपको, जो भोजन लेते तो प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए हमारे स्टमक के अंदर उसकी जो दीवारें हैं वो एसिड सिक्रीट करती हैं। तो जब हम ज्यादा प्रोटीन लेते हैं तो हमारे अंदर सीधी सी बात है कि ज्यादा अगर प्रोटीन लेंगे तो ज्यादा एसिड सिक्रीट होगा, क्योंकि प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए एसिड चाहिए। जितना प्रोटीन हमारे अंदर ज्यादा जाएगा, हमारे स्टमक की दीवारें उतना ही ज्यादा एसिड सिक्रीट करेंगी। अब धीरे धीरे क्या होता है कि वहां पर एक एसिड सिक्रीट होने की क्षमता धीरे धीरे बढ़ जाती है ज्यादा प्रोटीन डाइट खाने से। दूसरी बात क्या होती है कि किसी भी अंदर की पेट की प्रॉब्लम की वजह से एसिड सीक्रेट ज्यादा हो रहा है। अब वो एसिड हमारे ऊपर की तरफ जो है ना वो एसिड जाता है ज्यादा सीक्रेट होने की वजह से, और वो एसिड हमारे गले में आ जाता है। तो इसको बोलते हैं एसिडिटी। तो उसकी खट्टी डकारें आनी शुरू हो जाती हैं। कई बार एसिड इतना ज्यादा है कि यहां पर जला भी देता है कई बार। तो वो जो है जब एसिड ज्यादा बनता है उसकी वो जो दिक्कत है वो हमारे गले में आती है, तो उसको बोलते हैं एसिडिटी। अच्छा, कई बार क्या होता है कि उस एसिड की जो ताकत होती है वो इतनी ज्यादा होती है कि हमारे यहां जलने लग जाता है ऊपर की तरफ जलने लग जाता है, जिसको बोलते हैं हार्ट बर्न, यानी कि दिल के पास जो है ना वो जलने लग गया, हार्ट बर्न। कई बार क्या होता है कि जब बहुत ही ज्यादा हमारी डाइट खराब होती है तो हमारे जो एसिड है वो इतना ज्यादा बन जाता है कि आदमी थोड़ा सा कुछ भी खाता है तो वो एसिड ऊपर आना, पानी पिएगा तो एसिड आ रहा है, कुछ खाएगा तो एसिड आ रहा है। तो ऐसी सूरत में बोलते हैं उसको हाइपर एसिडिटी, यानी कि एसिड बहुत ज्यादा बन रहा है। फिर क्या होता है, और ये जो एसिडिटी की प्रॉब्लम बहुत ही ज्यादा होने लग जाए और सालों साल हमेशा रहने लग जाए तो उसको बोलते हैं क्रोनिक एसिडिटी। तो इस प्रकार से हाइपर एसिडिटी, क्रोनिक एसिडिटी, अक्यूट एसिडिटी, कि जब एसिडिटी की वजह से जो है बहुत ही ज्यादा दिक्कत हो रही है, तो ये एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है। ये पहली सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। अच्छा, ये प्रॉब्लम ऐसा नहीं है कि एक दिन में हाइपर एसिडिटी हो गई या क्रोनिक एसिडिटी हो गई। ये प्रॉब्लम हमारे बचपन से ही होती है, सबके अंदर होती है, लेकिन हम ध्यान नहीं देते हैं। हम जो मर्जी आए खाते रहते हैं और हमारा खाने का तरीका भी सही नहीं होता है, जिसकी वजह से एसिडिटी हमारे को बहुत ज्यादा होती है। अब हम एलोपैथी में क्या करते हैं, डाइजीन, पेंटोसिड या कोई ऐसी मैग्नीशियम सल्फेट वगैरह कुछ ऐसी जो है ना चीजें लेते हैं जिससे कि एसिडिटी शांत हो जाए, या इनो वगैरह लेते हैं। अब वो एसिडिटी को ठीक नहीं कर रहे हैं, एसिडिटी ठीक नहीं हो रही है। वो क्या कर रहे हैं, वो जो एसिड बन रहा है उसको न्यूट्रलाइज कर रहे हैं। एसिड तो बन ही रहा है और एक्सेस में बन रहा है, उसको न्यूट्रलाइज कर रहे हैं किसके माध्यम से, कोई ऐसा सॉल्यूशन डालकर। तो अब क्या हुआ, हमारी धीरे धीरे जो एसिडिटी की प्रॉब्लम है ना वो बढ़ती जा रही है। तो इस तरह के जो साधन आप अपनाते हैं ना वो एसिडिटी की प्रॉब्लम को बढ़ाते हैं, खत्म नहीं करते हैं, जिसकी वजह से ये क्रोनिक हो जाती है। इवन दो कई बार तो मतलब कैंसर भी पैदा कर देती है, इतनी ज्यादा मतलब ये होते हैं। जो पेंटोसिड, आप इंटरनेट के ऊपर डाल के देखना, पेंटोसिड बहुत खतरनाक होती है, तो ये हमारे अंदर कैंसर पैदा करती है। तो ये होती है। दूसरी बात, अब क्या होता है, ये जो चीज एक तो पेट तक सीमित हो गई। अब क्या होगा कि पेट से जब, अब क्या हुआ, खाना ठीक से डाइजेस्ट नहीं हुआ, पेट के अंदर डाइजेशन ठीक नहीं हो रहा है, एसिड कम बन रहा है, वो भी प्रॉब्लम है। तो उसकी वजह से क्या है, इनडाइजेशन हो रहा है।
या ब्लोटिंग हो रही है, ये सब पेट के अंदर होती हैं। कि अफारा आ गया, पेट फूल गया है, क्योंकि डाइजेशन ठीक से हो नहीं रहा है पेट में, तो ये चीज होती है। फिर इसके बाद जब भोजन छोटी आंत में जाता है तो वहां पर जो है ना, क्योंकि देखो लगभग छोटी बड़ी आंत मिला के 26 फीट की होती है, और उस छोटी बड़ी आंत में अगर हम देखें जो 26 फीट की होती है आंत, अगर उसमें से आपके इस पूरे भोजन को निकलना है, आप देखिए 2-3 घंटे आपका पेट में से भोजन खाली हो चला जाता है नीचे, उसके बाद आपको भूख लगनी शुरू हो जाती है। तो वो भूख लगनी जो शुरू हो जाती है उसी टाइम पर आप देखिए, आप तो कुछ और खा लेते हैं, लेकिन वो जो भोजन है उसको 26 फीट की पतली सी पाइप के अंदर से गुजरना है, और वो भी बहुत सारे डाइजेशन होकर। तो अब हम क्या करते हैं, अब नीचे जब छोटी आंत में जाएगा तो वहां पर वो पूरा निकल नहीं पाता। अब ऐसा भोजन जो हम करते हैं जो चिपक जाता है, जो मैदा है या कुछ चिप्स वगैरह हैं जो बहुत ज्यादा रिफाइंड हैं, तो कोई भी जब हम रिफाइंड चीजें लेते हैं वो चिपक जाती हैं आंतों में, धीरे धीरे वो चिपक कर इतनी परत बन जाती है कि वो डाइजेशन ही प्रॉपर नहीं हो पाता वहां पर, तो वो वहां जमा होने के सड़नी शुरू हो जाती हैं। और उस सड़ने की क्रिया से, जिसको बोलते हैं फर्मेंटेशन, जैसे आप अगर देखना चाहते हैं रोटी वगैरह सब जो है ना खा खा के आप एक बर्तन में डालें और उसको बंद करके आप थोड़ा सा हीट करके रख दें, आप खोलेंगे ना 10 घंटे के बाद सड़ जाएगा वो। उस सड़ने से क्या होगा, गैस बनेगी। ठीक है, अब वो गैस बनती है उसमें, जब छोटी आंत में जब वो सड़ता है तो वो गैस बनती है। अब वो गैस जो होती है, गैस आपको पता है हल्की होती है, तो वो क्या करेगी, ऊपर की तरफ जाएगी। अब जो एक वाल्व बना होता है पेट और छोटी आंत के बीच में, अब वो क्या है, उस गैस को नहीं रोक सकता। वो गैस ऊपर की तरफ जाती, ऊपर जाकर पेट में चली जाएगी, पेट को फुला देगी, वो ब्लोटिंग हो जाएगी। वो फिर हार्ट के ऊपर प्रेशर डालना शुरू कर देगी, हार्ट में पेन करना शुरू कर देगी। वो पूरे डायफ्राम पे प्रेशर डालना शुरू कर देगी, आपके जो है ना लंग्स के ऊपर प्रेशर आने से सांस लेने में दिक्कत होनी शुरू हो जाएगी। फिर वो गैस ऊपर और चढ़ती जाएगी, सीधा यहां सिर में चढ़ेगी तो हेडेक कर देगी, माइग्रेन कर देगी। मतलब ये है, फिर वो क्या करेगी, गैस पूरी बॉडी में फैल जाएगी, तो वो क्या करेगी, पेन पैदा कर देगी। देखो कितना खतरनाक होता है ये। अब इसके बाद क्या होता है, ये तो एक प्रोसेस हो गया इस तरीके से। अब क्या करेंगे बड़ी आंत में। अब बड़ी आंत का काम क्या होता है, निकालना वेस्ट मटेरियल को। अब वहां पर भी भोजन सड़ता है, जब वहां सड़ता है तो गैस बनती है। गैस वो जो बनती है वो कुछ तो ऊपर की तरफ चली जाती है, कुछ नीचे की तरफ जाती है। तो वो जो है ना हमारे स्टूल के रास्ते से ही जो है ना वो निकलती रहती है गैस, वो निकलती होती है। और जब बहुत ज्यादा अंदर सड़ जाता है तो उस गैस से इतनी स्मेल आती है कि कोई बैठ नहीं सकता। ठीक है, पटर पटर जो है ना सारे दिन करते रहते हैं। ठीक है, तो ये एक बेसिक जो है ना मैकेनिज्म हो गया पहली। दूसरी एसिडिटी के बाद क्या होता है, गैस होती है। तीसरा, अब इनडाइजेशन, मतलब खाना जब डाइजेस्ट नहीं हो रहा है तो भी गैस बन रही है, एसिड बन रहा है। अब तीसरी चीज क्या होती है, कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज की प्रॉब्लम। वो क्या होती है कि जो वेस्ट मटेरियल बड़ी आंत से बाहर निकलना होता है वो हमारे इतना रिफाइंड होके चिपक जाता है, अंदर इतना कूड़ा इकट्ठा हो जाता है कि वो निकल नहीं पाता है। या हमारे भोजन में फाइबर की कमी होती है तो वो निकल नहीं पाता है, तो इसको क्या बोलते हैं, कब्ज की प्रॉब्लम और कॉन्स्टिपेशन। तो 3 ऐसी प्रॉब्लम है, एसिडिटी, गैस, कॉन्स्टिपेशन, जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम और 90% लोगों को होती हैं। अब इसके बाद इन्हीं से रिलेटेड आईबीएस, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। इसमें क्या होता है, कभी लूज मोशन हो रहा है, कभी कॉन्स्टिपेशन हो रही है। ये टोटली दिमाग से है, दिमाग और पेट से जो दिमाग का असर सीधा पेट पर होता है, तो कभी लूज मोशन हो जाएगा, कभी जो है ना कॉन्स्टिपेशन हो जाएगी, तो ये प्रॉब्लम हो जाती है। तो कई तरह की, तो इस तरह की जो बल्चिंग, डकारें आते रहना, क्या है, जब भोजन डाइजेस्ट नहीं होता है ठीक से तो डकारें आती रहती हैं।
तो ये बेसिक सारी प्रॉब्लम्स डाइजेशन की प्रॉब्लम्स हैं। और इन प्रॉब्लम्स का सबसे बड़ा जो कारण है, दो कारण सबसे बड़े हैं। एक तो हमारा खाना खाने का तरीका, किस तरीके से हम खाना खाते हैं, वो सबसे बड़ा कारण है कि हमारे जो दांत दिए गए हैं, हमारी जो स्लाइवा लार जो दी गई है, हमारी जीभ दी गई है, सबसे पहला काम इसी का होता है। और हम क्या करते हैं, हम खाना नहीं खाते, हम इसमें डालते रहते हैं बस कूड़े की तरह। जैसे डस्टबिन के पास गए, आप वहां खड़े होकर थोड़ी देखेंगे, आपने तो सीधा खाना डस्टबिन में डाल दिया, वेस्ट मटेरियल। ऐसे ही हमें मुंह में एक बाइट गया और दूसरा सीधा हाथ पहुंच गया थाली में। मैं हमेशा सबसे ज्यादा जोर इसके ऊपर देता हूं कि आप अगर एक दाना भी मुंह में डालते हैं ना, अगर आप एसिडिटी, गैस, कॉन्स्टिपेशन और जितनी डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स हैं, अगर उनका परमानेंट इलाज करना चाहते हैं, तो मैं गारंटी देता हूं आज ही आपको आराम मिलेगा। 24 घंटे के अंदर सिर्फ एक ही काम करना है, खूब चबा चबा कर खाना, जब तक पानी नहीं बन जाए ना, अंदर नहीं जाने देना। यहां पर चाहे कुछ हो जाए, चाहे आप वेज खाओ चाहे नॉन वेज खाओ, अंडे खाओ डंडे खाओ, नमकीन खाओ मीठा खाओ, एक रसगुल्ला खाओ 10 रसगुल्ले खाओ, मैं कुछ नहीं कह रहा आपको, लेकिन इतना चबाना, इतना चबाना, इतना चबाना कि पानी बने, तब अंदर एसिडिटी नहीं हो सकती भाई। फिर यह ध्यान रखना, एसिडिटी नहीं हो सकती आपको अगर आपने चबा के खाया तो खूब चबा के खाना। यह पहला जो है ना मोस्ट इंपॉर्टेंट नियम है। दूसरा जो कारण है, तो इसको तो आप आसानी से ठीक कर सकते हैं। और दूसरा जो कारण है वो है हमारी प्रकृति, हमारी यूनिकनेस। हर एक की बॉडी बिल्कुल यूनिक है। किसी के अंदर पृथ्वी तत्व ज्यादा है, किसी के अंदर वायु तत्व ज्यादा है, किसी के अंदर अग्नि तत्व ज्यादा है, किसी के अंदर वाटर तत्व ज्यादा है, या किसी के अंदर आकाश तत्व ज्यादा है। यानी कि जो 5 हमारे एलिमेंट्स हैं, उनका जो बैलेंस है वो डिटरमाइन करेगा कि कौन से भोजन से हमारे को क्या फर्क पड़ेगा, कौन सा भोजन से हमारा डाइजेशन होगा कि नहीं होगा। जैसे अगर वात प्रकृति का आदमी है, उसको कॉन्स्टिपेशन, यानी कि जिनके अंदर वायु ज्यादा है, कब्ज होगी ही होगी। कोई भगवान भी नहीं रोक सकता उसको, कोई दुनिया का चूर्ण उसको ठीक नहीं कर सकता जब तक उसकी प्रकृति बैलेंस नहीं होगी। तो उसको तो ध्यान रखना ही पड़ेगा कि उसको वायु पैदा करने वाले भोजन से बचना पड़ेगा, वायु को बैलेंस रखना पड़ेगा। वायु का इंबैलेंस कभी नहीं होना चाहिए। जिन बहन वायु के अंदर फायर तत्व ज्यादा होता है, अग्नि ज्यादा होती है, उनको एसिडिटी होगी ही होगी। अगर वो ज्यादा देर खाली पेट रह गए तो एसिडिटी होगी, ज्यादा खा लिया तो एसिडिटी होगी, प्रोटीन ज्यादा ले लिया तो एसिडिटी होगी, तो उनको एसिडिटी होगी। कफ, जो जिनके अंदर पृथ्वी तत्व ज्यादा है, वो थोड़ा सा भी एक्स्ट्रा खा लेंगे तो डाइजेस्ट नहीं होगा, तो उनको एसिडिटी, गैस, कॉन्स्टिपेशन सब कुछ हो जाएगा। तो इसलिए आपको यह जानना बहुत जरूरी है कि आपकी यूनिकनेस क्या है। नहीं तो आप दुनिया का कोई भी चूर्ण, कितने भी चूर्ण खाते रहें, कोई फायदा नहीं मिलेगा। कोई दवाई लेते रहें, कोई फायदा नहीं मिलेगा, सब टेम्परेरी रिलीफ। परमानेंट अगर इलाज चाहते तो अपनी यूनिकनेस जांच करवा ले एक बार। और मैं हमेशा बोलता हूं, जिंदगी में ही एक बार यूनिकनेस करवानी है। और सिर्फ 3 सेशन लगते हैं इसके, 3 सेशन, 1 से 1.5 घंटे का एक सेशन। उससे पता चलेगा आपके अंदर पृथ्वी ज्यादा है, वायु ज्यादा है, क्या है ज्यादा, और इसके साथ कौन सी ऐसी आपकी मेंटल कंडीशन है जो आपके अंदर एसिडिटी पैदा कर रही है, कॉन्स्टिपेशन पैदा कर रही है, या गैस पैदा कर रही है। तो मेंटल कंडीशन पता चलती है उससे, और उस यूनिकनेस से पता चलता है कि कौन सी ऐसी आपकी आदतें हैं, कौन से ऐसे भोजन हैं जो आपके अंदर डाइजेस्टिव प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं और कर सकते हैं, और लाइफ में कौन सी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो आपको आ सकती हैं डाइजेशन से रिलेटेड। तो अगर आप परमानेंट इलाज करना चाहते हैं तो 8010408408 नंबर पे
अभी जो है ना व्हाट्सएप करके अपनी यूनिकनेस के लिए अपॉइंटमेंट ले या उसके बारे में और जाने, क्योंकि बिना यूनिकनेस के परमानेंट इलाज तो नहीं हो सकता। टेम्परेरी इलाज मैं बता रहा हूं, क्या करना, चबा चबा कर खाना, पानी आराम आराम से पीना, जिनको एसिडिटी ज्यादा हो रही है तो पानी को चूस के पीना, जब एसिडिटी हो रही है तुरंत शांत हो जाएगा। जब एसिडिटी हो रही है तो दही और चावल खाना, जब एसिडिटी हो रही है तो दूध को, ठंडे दूध को चूस चूस के पीना, 2 से 3 घंटे में कुछ ना कुछ खाना ही खाना है। ये तो मैंने टेम्परेरी इलाज में बता रहा हूं। परमानेंट इलाज सिर्फ एक ही चीज से हो सकता है, और वो हो सकता है आपकी यूनिकनेस जानने से। और अगर आपने बचपन में ही अपनी यूनिकनेस जान ली, मान लो आपका बच्चा 5 साल का, 7 साल का, 8 साल का, आपने उसकी यूनिकनेस चेक करा ली, भाई को कभी जो है ना जिंदगी में कभी उसको डाइजेस्टिव प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती। अगर वो यूनिकनेस के हिसाब से खाना खाएगा, उसके तरीके से खाना खाएगा। इतनी अद्भुत साइंस है ये यूनिकनेस की साइंस। तो परमानेंट इलाज तो इसी से होगा, नहीं तो आप जो टेम्परेरी मैंने इलाज बताए हैं वो आप कर सकते हैं। त्रिफला पाउडर आप बीच बीच में ले सकते हैं, वो त्रिदोष नाशक है। तीनों दोष को, वायु को भी, अग्नि को भी, हवा को भी, सबको जो है ना बैलेंस करने का काम करता है। तो एक से 2 चम्मच सोने से पहले त्रिफला पाउडर ले ले, लेकिन रेगुलर नहीं लेना, नहीं तो आंतें वीक हो जाएंगी। तो जिन बहन भाइयों को प्रॉब्लम है वो तो जो है एक बार इसको अच्छे से जान ले। अभी आप फोन उठाएं और यूनिकनेस जानें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, आपको अपने डाइजेशन के बारे में समझ में आया, तो अभी की अभी लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें। अगर आपने डॉक्टर सत्या यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी का अभी सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन की बेल को हिट कर दें, ताकि आपको जल्दी से जल्दी जितने भी मेरे वीडियो हैं वो आपको मिल सकें। हर रोज ठीक सुबह 7 बजे हम दिन की शुरुआत होलिस्टिक लाइफ के साथ करते हैं, एक नए टॉपिक के साथ करते हैं। और अगर आप किसी टॉपिक पे चाहते हैं कि आपको सॉल्यूशन मिले, होलिस्टिक सॉल्यूशन मिले, परमानेंट सॉल्यूशन मिले, तो आप जो है कमेंट्स में नीचे लिख सकते हैं कि मुझे इस टॉपिक के ऊपर चाहिए, या आप अपने कोई भी विचार शेयर करना चाहते हैं, फीलिंग शेयर करना चाहते हैं, तो वो कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। इसी के साथ आज का होलिस्टिक सेशन हम यहीं पर समाप्त करते हैं। हे मालिक।